सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी एल डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। आज का जो विषय है वह है लोक वित्त। लोक वित्त का अर्थशास्त्र में क्या अर्थ महत्व है, इसको आज हम जानेंगे। तो सार्वजनिक या लोक वित्त का अर्थ सार्वजनिक या राजस्व से आशय राज्य की वित्त व्यवस्था से है। अर्थात राज्य या सरकार किन किन स्रोतों से आय प्राप्त करती है, प्राप्त आय को किन किन मदों पर तथा किस प्रकार व्यय करती है, और यदि आय से व्यय अधिक है तो सरकार किस प्रकार जन कल्याण से ऋण लेकर उसे पूरा करती है। इस प्रकार राजस्व से आशय एक ऐसे शास्त्र से है जिसमें सरकार की आय, व्यय एवं सार्वजनिक ऋण व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। राजस्व का दूसरा नाम लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त भी कहते हैं। लोक वित्त दो शब्दों के सहयोग से बना है, लोक और वित्त। लोक का आशय जन समूह से है जिसमें राज्य एवं सरकार के रूप में जन समूह विभिन्न क्रियाओं में सम्मिलित होता है। वित्त का अर्थ आर्थिक व्यवस्था से है। यहाँ जन समूह का अर्थ सार्वजनिक संस्थाओं से लगाया जाता है। इन सार्वजनिक संस्थाओं में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय जैसे जिला मंडल, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें आदि सम्मिलित है। अतएव इन संस्थाओं की आय व्यय संबंधी क्रियाओं के समुचित अध्ययन को लोक वित्त अथवा राजस्व कहते हैं। अब सरकार के जो वित्तीय पहलू होते हैं या राजस्व के अंतर्गत सरकार के वित्तीय पहलू कौन कौन से होते हैं, तो क्या लोक कल्याण जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकायों जैसे जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि के वित्त अध्ययन से है। लोक वित्त राज्य की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन है। इस प्रकार राजस्व या लोक वित्त में सरकार के कार्यों द्वारा जन कल्याण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे राजस्व की परिभाषाएं। तो राजस्व की परिभाषाएं क्या है, इसमें प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि राजस्व राज्य की आय और व्यय तथा इनके एक दूसरे के साथ समायोजन से संबंधित है। प्रोफेसर वेस्टवल राजस्व को संबंधित राज्य की आय एवं व्यय तथा उनके पारस्परिक संबंध एवं वित्तीय प्रशासन तथा नियंत्रण से है। प्रोफेसर लुड्स ने लोक वित्त उन संसाधनों की व्यवस्था, सुरक्षा और वितरण का अध्ययन करता है जो राजकीय अथवा प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोफेसर फिनले सिराज के अनुसार लोक सत्ता द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। राजस्व की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजस्व के अंतर्गत सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। सरकार से आशय केंद्र, राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं से लगाया जाता है। आधुनिक युग में राजस्व का क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत हो रहा है और अब इसके अंतर्गत आय व्यय के साथ साथ सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, वित्तीय नियंत्रण, लेखा परीक्षण, संघीय वित्त आदि का भी अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त या राजस्व की प्रकृति क्या होती है, तो देखते हैं। राज्य के राजस्व की प्रकृति से आशय यह जानना है कि यह विज्ञान है या कला अथवा दोनों। चूंकि अर्थशास्त्र को कला एवं विज्ञान दोनों ही माना जाता है तथा राजस्व अर्थशास्त्र का एक विभाग है, अतः इस दृष्टिकोण से राजस्व कला एवं विज्ञान दोनों ही है। अब राजस्व के क्या महत्व रहे हैं, तो राजस्व की क्रियाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था, वहां के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। वर्तमान में सभी देशों सरकारों का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। राजस्व का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विषमताओं को दूर करने, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने
आदि विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजस्व के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राजस्व के विभिन्न कार्यों को कार्यात्मक वित्त के नाम से भी जाना जाता है और इससे संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। अब राजस्व की क्रियाएं या इसकी विषय सामग्री कौन सी होती है? तो पहला है सार्वजनिक आय। राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक आय का अध्ययन किया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है, अतः इसके अंतर्गत करारोपण के सिद्धांतों, आय के विभिन्न स्रोतों, करारोपण के प्रभाव, कर भार एवं विवर्तन, करदान क्षमता आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सार्वजनिक आय इस प्रकार से राजस्व में अध्ययन का मुख्य विषय रहा है। अगले जो है सार्वजनिक व्यय, इसके अंतर्गत सार्वजनिक सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, ये विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक व्यय का आर्थिक विकास से भी घनिष्ठ संबंध है। अब अगला आता है राजस्व के अंतर्गत इसका जो अंग है वो है सार्वजनिक ऋण। आधुनिक युग में सरकारों को आय की तुलना में अधिक व्यय करना होता है और इस अतिरिक्त व्यय को की पूर्ति के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत ऋण के स्रोत, ऋण के सिद्धांत, ऋण के प्रभाव, ऋणों का भुगतान आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला जो राजस्व का अंग आता है विषय सामग्री के अंतर्गत, तो वह है वित्तीय प्रशासन। राजस्व की विभिन्न गतिविधियों यथा सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण आदि की व्यवस्था के लिए एक प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है। इन सभी गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रशासन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। चूंकि वित्तीय प्रशासन का कार्य शासकीय प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, अतः वित्तीय प्रशासन को लोक प्रशासन से घनिष्ठ संबंध है। अगला जो विषय सामग्री राजस्व की आती है वो आर्थिक स्थायीकरण। आर्थिक स्थायीकरण राजस्व के अंतर्गत इस विभाग का जन्म बहुत बाद में हुआ। लगभग 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने इस विभाग के अंतर्गत राजकोषीय नीति को जन्म दिया। इस नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों को रोका जा सकता है। आर्थिक स्तर में समानता लाने, न्यायोचित वितरण व्यवस्था बनाने, उत्पादन स्तर को बढ़ाने, एकाधिकारी की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं या इस अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व के अंतर्गत उपयुक्त 5 विभागों का परस्पर सहसंबंध है। इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ये विभाग एक दूसरे के पूरक है। इन सभी विभागों के सामंजस्य से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। सभी को धन्यवाद।